मैं आर.के. त्रिपाठी। आज कम्युनिटी का सौभाग्य है कि हमारे जो पिछले 30 सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, 12-13 सालों से लगभग एग्जीबिशन इंडस्ट्री में हैं। एसआर एग्जीबिशन के नाम से वो अपनी नई एग्जीबिशन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं उनका अनुभव जानना चाहूँगा अबाउट भारत टेक्स में उन्होंने क्या देखा, क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव रहा इनका ऑर्गेनाइज करने का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने का, करने का। हाँ राज जी, आप पिछले साल इतने सालों से एग्जीबिशन में हैं, देख रहे हैं, कैसा लगा भारत टेक्स में? और क्या एक पहले शो से दूसरे एडिशन में, तीसरे एडिशन में क्या फर्क देखा आपने और क्या आपका अनुभव रहा? ये बहुत बहुत धन्यवाद। पहला साल जो है भारत टेक्स में एक हाइप था, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया था कि इतना बड़ा होगा, और बड़ा भी बहुत बड़े स्केल में किया। लेकिन दो जगह पे करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आया था। वहाँ पे जो यशोभूमि में जो शो हुआ उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब अनुभव अच्छा नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये प्रगति मैदान में जितने लोग थे तो उनका थोड़ा सा अच्छा रहा। तो उन्होंने यशोभूमि वाला बंद करके फिर सेकेंड ईयर में उन्होंने ग्रेटर नोएडा में किया और प्रगति मैदान को आज इट इज़ रखा। तो सेकेंड ईयर में भी वही प्रॉब्लम हुआ। जो लोग वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में थे उनका कहना का ये था कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहा और बहुत अच्छा नहीं रहा। बट प्रगति मैदान में अच्छा वो स्टॉल्स की संख्या भले ही कम हो गए थे, लेकिन शो ठीक ठाक रहा। मतलब एक स्ट्रीमलाइन हुआ था। पहला शो में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ था कि प्रोडक्ट वाइज सेग्रीगेशन नहीं हो पाया था बहुत ज़्यादा। दूसरे शो में थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ। अब तीसरा शो ये एक्सपोर्ट्स के हिसाब से शायद कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं गया। इंस्टाग्राम में भी मैं देख रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी कुछ लोगों ने डाला है, अपना अनुभव शेयर किया है कि भाई ये जो बायर्स भी फॉरेन से आए हुए हैं ये अच्छे बायर्स नहीं है, इनके पास कोई बहुत ज़्यादा गुड्स लेने के इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए इतना ज़्यादा उनके पास औकात नहीं है, ये लोग ऐसे ही आए हुए हैं। बाकी ओवरऑल मैं उसमें देखूं तो जो फैब्रिक्स एंड एक्सेसरीज का है या यान्स वालों का है एक्सपीरियंस, उनका अच्छा रहा है। वो 2-3 साल से कह रहे हैं कि हमारे लिए तो ये प्लेटफॉर्म दिल्ली में यही प्लेटफॉर्म है, बाकी प्लेटफॉर्म तो हमें नहीं लगता है कि हमें इसके बाद शूट करेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रॉ मटेरियल के शो के हिसाब से ये ठीक है, बट फिनिश्ड गुड्स के हिसाब से जो बायर्स आ रहे हैं उनको मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो वो मेरे ख्याल में अपना डिमांड रख रहे हैं कि हमारा जैसे शो पुराने शोज हम लोग जैसे कर रहे थे उसी हिसाब से हम करेंगे, ना कि भारत टेक्स का एक पार्ट बन के रह जाए। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएटरी जो रॉ मटेरियल है उनको और आईआईजीएफ जैसे प्लेटफॉर्म को मिसमैच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में रहते हैं तो दोनों का बायर्स अलग अलग है। जो लोग यहाँ आईआईजीएफ में शोकेस करते हैं वो बायर्स हैं इनके, जो रॉ मटेरियल्स वालों के। लेकिन जो आईआईजीएफ का बायर है वो तो ज़्यादातर ही फॉरेन बायर्स को ही बायर मानते हैं, बाकी डोमेस्टिक वॉल्यूम बायर्स को उतना ज़्यादा बायर्स वो मानते नहीं हैं। क्योंकि ये पूरा ओपन है सबके लिए, डोमेस्टिक वॉल्यूम बायर्स के लिए भी ओपन है और स्मॉलर बायर्स के लिए भी ओपन है, एक्सपोर्टर्स के लिए भी ओपन है और जो फॉरेन बायर्स के लिए भी ओपन है। तो ये बहुत सारा जब मिक्स हो जाता है क्लाइंटेल उनके लिए, वो लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उनका। जो एक्सपोर्ट्स का सिनारियो है वहाँ पे बदल जाता है। उनको ये मज़ा नहीं आता है कि भाई उसको आके कोई बोल रहा है कि भाई मेरे को 5 पीस चाहिए या 10 पीस चाहिए, या मेरे को मतलब क्वांटिटी नहीं है। एक्चुअली एक्सपोर्ट्स के लिए तो वॉल्यूम गेम मेन ही होता है, तो उसमें उनको ये सेटिस्फेक्शन शायद नहीं मिल रहा है। जो भी मैं वीडियो इंस्टा में देख रहा हूँ वो उस हिसाब से अपना जो अनुभव है उन्होंने शेयर किया हुआ है उसके अंदर। आप ये कहना चाहते हैं जिस तरह सीएमआई ने अपना प्लेटफॉर्म फिर सेपरेट कर लिया, आईकेएफ को अपना प्लेटफॉर्म भारत टैक्स में मैच करते नहीं, वही डिग्निटी, वही डेकोरम मेंटेन करना चाहिए जिसमें कि बाइंग हाउस और ओवरसीज बायर्स की एंट्री का ही परमिशन होता था। आप ये कहना चाहते हैं?
हाँ, मेरे हिसाब से तो जैसे IIGF एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो तो सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर्पस के लिए ही एक शो करते हैं। तो इसके अंदर जब वो रहते हैं, वो उनको जो बायर्स मिलते हैं वो उस लेवल्स के नहीं होते हैं। उनका यही कहना है कि हमारा लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब CMI जो शो करता है वो डोमेस्टिक बॉम्बे में जो भी जनवरी में या जुलाई में जो शो करते हैं, और उनका डोमेस्टिक बायर से मतलब रहता है, तो उनको सिर्फ ऑल इंडिया से डोमेस्टिक बायर्स से मतलब रहता है, तो वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनको सबको मालूम है भी ये 35-40 साल से शो हो रहा है, तो इंडिया में सबसे बड़ा शो है गारमेंट्स का, तो उसमें जाते ही हैं वो लोग ऑलरेडी। और बाकी मुझे एक बात की और हैरानी हुई इस बात की, क्योंकि CMI एक भारतेक्स का पार्ट भी है, तो ये नहीं पता लग रहा है कि भाई CMI के उसी टाइम पे कैसे शो कर रहा है। जैसे भारतेक्स अभी 14 से 17 था, CMI का शो भी 13, 14, 15 जुलाई को हुआ बॉम्बे में, और 16, 17, 18 को गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लेवल की जो स्टेट लेवल के एसोसिएशन इतने आपने बड़े बड़े शो आप लोगों ने अलग सा किया। तो फिर भारतेक्स के तो मतलब वो भी तो बड़े बड़े बायर्स है भारतेक्स में, जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स थे, वो भी तो यार्न्स खरीदते हैं या फैब्रिक्स खरीदते हैं। तो वो लोग तो नहीं आ पाए ना आपके ये भारतेक्स शो के अंदर। जो 500,000 स्टॉल्स उसमें लगा, या जो गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन गया, तो उन तो इसका मतलब यही है ना, भारतेक्स के अंदर ही तालमेल नहीं बन नहीं पाया बना है। है। यहाँ हाँ, एसोसिएशन यहाँ पे CMI और हाँ, AEPC और जो ऑर्गेनाइजिंग कोर कमेटी है या हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ आपस में टेक्सटाइल, ये लोग कैसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए कि भाई ये लोग भी तो बहुत बड़े बड़े बायर्स है, यहाँ पे उनका प्रेजेंस यहाँ पे होना बहुत जरूरी था, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ये नेक्स्ट ईयर जब करेंगे तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए करेंगे तो और बेटर वे में हो सकता है। आप यान सेगमेंट को बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं। क्या इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन अच्छी थी यान में या कमी थी? नहीं और नहीं, डोमेस्टिक पार्ट ये तो भारतेक्स जो है मेनली मेक इन इंडिया को बढ़ावे देने के लिए होता है, तो इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मैं नहीं देखता था। मैं तो देख रहा था कि डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन अच्छा है, और डोमेस्टिक को ही बढ़ावा देना चाहिए। हम लोगों को क्या क्यों बहुत ज़्यादा बाहर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट इंडिया के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इतने सारे मैन्युफैक्चरर है, हम लोग चाहेंगे कि इंडिया के, हमारा भी जो मैं नेटोटेक्स करने जा रहा हूँ लुधियाना में, उसमें भी मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं कभी ये मुझे नहीं ज़रूरत है कि भाई चाइना से क्या एग्जीबिटर्स को लेके आके यहाँ पे बैठाऊँ, उनके साथ कंपटीशन कराऊँ। नहीं, मेरा जो डोमेस्टिक हम लोगों का इतना अच्छा प्रोडक्शन है, लुधियाना में इतना अच्छा प्रोडक्शन है, तिरुपुर में इतना अच्छा प्रोडक्शन है, ईरोड, सेलम, ये साउथ के बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, कितने सारे बेल्ट है जो इतना अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो उनको क्यों ना प्रमोट किया जाए। हमारे शो के जितने भी शोज होते हैं, मैं तो चाहूँगा कि सारे शोज हम लोग मिलके इन लोगों को प्रमोट करें, तो हमारा हमारा ही इकोनॉमी स्ट्रांग होगा ना उससे। अब वहाँ से बाहर से मैन्युफैक्चरर्स लेके आएंगे तो हम लोग अपना मतलब एक तो कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा हमारा इकोनॉमी में क्या है, वो तो जो भी है हमारा डॉलर उल्टा जाएगा, वापस आएगा कुछ थोड़ी उस पे से। इंटरनेशनल विजिटर्स पहले शो में और दूसरे शो में इस शो में क्या डिफरेंस था? क्योंकि सरकार के जो डेटा कह रहे हैं वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। पहले शो में इंटरनेशनल विजिटर बहुत थे, दूसरे शो में भी थे। आपको क्या लगा, विजिटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहा? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि विजिबिलिटी जो पहला शो में था इंटरनेशनल बायर्स का, वो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा था पूरा, मतलब किसी हॉल में भी चले जाओ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बायर नज़र आ रहे थे। दूसरे शो में थोड़ा बहुत ठीक था। इस बार मुझे उतने लोग नहीं दिखे, मतलब इतना घूमने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखे। तो आई डोंट नो वेदर डेटा सही है या गलत है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दिखाई नहीं दिया उस हिसाब से, जो 2 साल से दिख रहा था उस हिसाब से दिखाई नहीं दिया। क्या इवेंट्स आपने टेक्सटाइल जैसे एग्जीबिशन देखी, IKF की एग्जीबिशन देखी, आपने इंडिया निट फेयर की एग्जीबिशन देखी, AEPC की एग्जीबिशन देखी? क्या एग्जीबिशन करना सरकारों का काम है या प्राइवेट प्लेयर्स की भी एग्जीबिशन देखे, या प्राइवेट प्लेयर्स का काम है?
नहीं, दोनों कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सरकार अच्छा नहीं कर सकता है या प्राइवेट वाले अच्छे नहीं कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, मिलजुल के भी हो सकता है। अब इतना बड़ा जो स्केल में है वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो कर नहीं सकता है, इतना बड़ा स्केल नहीं ला सकता है, वो गवर्नमेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ जो फंडिंग है उतना ज़्यादा प्राइवेट वाल कंपनी करेगा तो 200 300 400 500 स्टॉल्स तक जा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा है। आप देखिए, जैसे मेसे फ्रैंकफर्ट की बात करिए, इतना बड़ा स्केल में फ्रैंकफर्ट में शो होता है उनका, हेम टेक्सटाइल होता है, जबकि यहाँ पे 2-3 बार किया, बॉम्बे में भी किया, दिल्ली में भी किया, लेकिन नहीं कर पाए, उस लेवल पे नहीं कर पाए वो लोग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर शो कर लेगा। जिसका जहाँ पे एक्सपीरियंस है, जिसका जहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप है, वो वहाँ पे शो करे तो ज़्यादा बेटर वे में कर सकता है। फ्यूचर में संभावनाएं क्या देखते हैं, क्योंकि क्लस्टर लेवल पर हमारा लुधियाना है, तिरपुर है, जयपुर है, क्लस्टर लेवल पर और जगह सूरत, गुजरात है, अहमदाबाद है, हर क्लस्टर की अपनी एक स्पेशलिटी है। लुधियाना का अपना अलग है, तिरपुर का अपना अलग है। तो भविष्य में क्या देखते हैं, क्या ऐसे सोच बड़े लेवल पर प्राइवेट प्लेयर को आना चाहिए, करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे हो? नहीं, 100% करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एरिया में एग्जीबिशंस की ज़रूरत है। जो मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट्स है बेसिकली, जैसे तिरुपुर है या सूरत है, अहमदाबाद है, इंदौर है, बॉम्बे, लुधियाना, इधर कई जगह पे, अब यूपी में भी आने लग गए हैं, कई सारे अपैरल पार्क्स भी आ रहे हैं। तो हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट रॉ मटेरियल के शो इतने होते नहीं हैं। मतलब बहुत जगह पे अब कई ऑर्गेनाइजर से अलग अलग एरियाज में करते हैं, तो वो हर एरिया में हर शो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, और नए लोगों को आगे नए शोज करना चाहिए, और उसका बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम पे। जैसे एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हुआ है, आगे आने वाले टाइम पे गारमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा इंडिया से, और डोमेस्टिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा शोज होंगे उतना अच्छा, और ज़्यादा बेनिफिट रहता है उन लोगों को, बाहर जाना नहीं पड़ता है, वहाँ पे आके देख लेते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स ऑल ओवर इंडिया से एक जगह पे जाके शोकेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लुधियाना में जो निटोटेक्स होगा, उसमें ऑल इंडिया से एग्जीबिटर्स आएंगे, तो वहाँ पे जाके शोकेस कर देंगे, तो क्या लुधियाना के आसपास नॉर्थ इंडिया में जितने भी बेल्ट है उधर से जाके फिर वो अपना सोर्सिंग कर लेते हैं, तो ईजी हो जाता है। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि पहले तो दिसंबर लुधियाना एग्जीबिशन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन कौन एरिया उसमें। आपके टारगेट पार्टिसिपेंट्स कौन है और आपके बायर्स कौन होंगे, जो आपकी प्लानिंग है? टारगेट पार्टिसिपेंट्स तो मेनली मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के जो यार्न, फैब्रिक्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स, उन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ऑल इंडिया में जितने भी लोग हैं, जो लोग लुधियाना मार्केट करना चाहते हैं, नॉर्थ इंडिया दिल्ली एनसीआर मार्केट करना चाहते हैं, तो ये इसी वजह से मैंने मंडे भी रखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर मंडे बंद रहता है, लुधियाना बंद रहता है, फिर अमृतसर बंद रहता है, बहुत सारे मार्केट्स क्लोजिंग डे होता है, तो बहुत अच्छा बायर्स मंडे भी आ सकते हैं। तो सैटरडे संडे मंडे इसलिए रखा गया है। क्या फ्यूचर में भारत टेक्स को मशीनरी जोड़नी चाहिए, फैब्रिक, एक्सेसरीज और यान के साथ मशीनरी जोड़ के, और एक्सपोर्टर को सेपरेट कर देना चाहिए? क्या आप ऐसा समझते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से अगर अलग अलग रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बायर्स जो है, जो माइंडसेट एक अलग माइंडसेट से आते हैं। जैसे जिसको मटेरियल खरीदने के लिए आता है, उसको यार्न्स, फैब्रिक्स और एक्सेसरीज से मतलब होता है, उस टाइम पे वो मशीनरी पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जो सोर्सिंग हेड से या मर्चेंडाइजर्स आते हैं फैब्रिक एंड एक्सेसरीज देखने के लिए, वो लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है मशीनरी खरीदने के लिए। वो तो टेक्नीशियन आएगा, सीईओ कॉमन हो सकता है, जो ओनर या डायरेक्टर कॉमन हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग लोगों के साथ आता है। यहाँ पे जाता है तो वो हेड, सोर्सिंग हेड को साथ लेके आता है, क्या क्या ट्रिम्स में क्या देखना है उसको, फैब्रिक्स में क्या देखना है, उसके टाइम उसमें जाता है। लेकिन जब मशीनरी में जाता है तो फिर वो टेक्नीशियंस को लेके आता है अपना, या जो केमिकल्स वगैरह लेना होता है वो अपना मास्टर्स को लेके आता है, प्रोडक्शन हेड को लेके आता है। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो एक जगह पे करके कोई फायदा नहीं है उसका। मतलब मेरे हिसाब से अगर भारत टेक्स एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म बनना है, तो फिर वो एक ही जो प्रोडक्ट है बेसिकली उसके ऊपर ध्यान दे कि भाई अगर यार्न, फैब्रिक एंड एक्सेसरीज का बड़ा शो करना चाहते हैं, तो फिर वो उसके दायरे में रहे, उसमें करे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा।
ये रॉ मटेरियल्स का हो जाएगा फिर सोप आपका। ये नहीं होगा कि इसके अंदर फिर फॉरेन बायर्स को बुलाना है या करना है, वो नहीं होगा फिर। और गारमेंट्स आईआईजीएफ जैसे कर रहा है वो उनके लिए वो प्लेटफॉर्म सही था। वो जितने लोग भी आप देख लीजिए, जितने लोग आज बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको जो चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उनको जैसे उनको डोमेस्टिक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डोमेस्टिक बायर्स आके बार बार अगर उनको पूछेगा कि मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, वो हाँ, बहुत डिस्टर्ब हुए, बहुत सुना disturb 5-5 पीस के लिए, 4-4 हाँ, पीस के लिए हाँ, लोग जबरदस्ती मीटिंग करना चाह हाँ, रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सही नहीं है मेरे हिसाब फ्यूचर इंडिया के टेक्सटाइल या गारमेंट एक्सपोर्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। वियतनाम का, जहां हांगकांग चाइना का है, बांग्लादेश वैल्यू एडेड गारमेंट बनाने में अभी उतना सफल नहीं है, और उनके यहाँ जो पॉलिटिकल अनसर्टी, और अभी जो हमारे यूके इंडिया एग्रीमेंट हुआ है, इन सब चीजों को देख के आप क्या समझते हैं, क्या फ्यूचर होगा आपके विचार? फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। इंडिया का एक्सपोर्ट्स तो बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये वेस्ट एशिया में जो हो रहा है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये रहा है, लेकिन यूक्रेन और रशिया का भी जब हुआ था वो भी यही बात कर रहे थे, लेकिन एक टाइम आया ऐसे तो उसको लोग भूल गए, फिर अपने काम पे लग गए। तो इसका भी वैसे ही होगा आने वाले टाइम पे, देखना अगर ये चलता रहा भी तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब ये होता रहेगा अपना, इधर भी काम बढ़ता रहेगा, वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ ठीक है, हो सकता है रॉ मटेरियल की कस्टिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, बट ओवरऑल फिर जैसे आएगा वैसे बिकेगा। आज कोई चीज़ 100 रुपये मिल रहा है, कल 110 में मिल रहा है, तो आदमी फिर उस हिसाब से 110 के हिसाब से कस्टिंग करता है और बायर देगा उसके लिए, कोई परेशानी नहीं। और फ्यूचर वेरी ब्राइट, क्योंकि बहुत सारे एफटीए साइन हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं खाली यूरोपियन यूनियन, मेरे ख्याल में ओमान के बहुत साथ, सारे, ऑस्ट्रेलिया के, हाँ, बहुत सारे हुए हैं। यूएई के साथ UAE हुआ, के साथ। मिडिल ईस्ट के साथ हाँ, हुआ है, तो इधर सिंगापुर और न्यूजीलैंड वगैरह के साथ भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्योंकि तो इंडिया में तो लेबर है ना। हाँ लेबर है, तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा और सबसे बड़ी बात है, यदि आप गारमेंट वैल्यू एडेड गारमेंट की बात देखी जाए तो चाइना के बाद इंडिया या श्रीलंका, ये दे नो कि हाउ टू मेक द वैल्यू एडेड गारमेंट, राइट। ट्रिमिंग लगा के, तो ये चीजें इस तरह से। थैंक यू, नाइस टू टॉक।